अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम जानते हैं, गरीब और बेसहारा बच्चों की बेहतरीन परवरिश और तालीम और तरबियत मुआशरे की जिम्मेदारी है। इस्लाम यतीमों और मिस्कीनों को सहारा देने की न सिर्फ तरगीब देता है, बल्कि मुआशरे के नादार तबके की किफालत का एहतमाम का हुक्म भी देता है। फलाही इदारे मुआशरे के महरूम, मोहताज और यतीमों को सहारा देने और उनकी मुकम्मल किफालत का एहतमाम करने में पेश हैं। ऐसा ही एक इदारा मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन है, जहां आगोश के तहत 500 यतीम बच्चों की मुकम्मल किफालत की जा रही है। मुल्क भर में इसकी शाखें कायम हैं और ये इदारा यतीम बच्चों को हर शोबाए जिंदगी में मदद और ताउन फराहम करने के लिए कोशा है। तो नाज़रीन, आज पाकिस्तान की आवाज में हम बात करेंगे गरीब और बेसहारा बच्चों की बेहतरीन परवरिश और तालीम और तरबियत के हवाले से, और इसी सिलसिले में हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी हमें मजीद आगाह करेंगे। उन्होंने विजिट किया इन तमाम इलाकों का और ऐसे इदारों का। चलते हैं एहसन अब्बासी की तरफ। की आवाज के साथ मैं हूँ एहसन अब्बासी। नाज़रीन, हर शख्स का ख्वाब होता है कि उसका एक आशियाना हो, और इसमें से कुछ हजरात ही ऐसे होते हैं जो अपना घर तामीर कर पाते हैं। बाकी तकरीबन हमारे माशरे में 70% आबादी जो है वो किराएदार है। लेकिन उस 30% लोग जो अपना घर तामीर कर पाते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा के अपनी मर्जी का घर तामीर कराया जाए। करोड़ों रुपए मालियत के तरह तरह के घर जो है वो हमारे माशरे में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं। लेकिन आज जिस घर में मैं आपको लेके चल रहा हूँ, उस घर की मिसाल ही दूसरी है। उस घर का मज़ा ही अलग है, और उस घर की जो सूरत हाल है, वहाँ पर कैसे और कौन जिंदगी गुजार रहा है, आइए हम चलते हैं और आपको तमाम सूरत हाल से आगाह करते हैं। नाज़रीन, इस घर के किचन पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। आइए चलते हैं, ज़रा किचन की क्या सूरत हाल है वो भी देख लेते हैं कि इन बच्चों को जो है वो कैसे खाने पीने का इंतज़ाम इन बच्चों का किया जा रहा है। ये यहाँ पर किचन बनाया गया है, जहाँ पे तीनों टाइम का खाना तैयार किया जाता है। यहाँ पर बाकायदा तौर पे बावर्ची मौजूद हैं, जो साफ़ सुथरे खाने जो है वो होम मेड खाने जो है वो इन तमाम बच्चों को तीनों टाइम प्रोवाइड किए जाते हैं। बच्चे यहाँ पे खुशी से जो है वो मन पसंद डिशेस का जो है वो जब कहते हैं कि हमें वो खाना खाना है, तो वही बाकायदा तौर पे खाना यहाँ पे बनाया जाता है। कोई वो लोकल कंपनीज़ के जो है वो अशिया इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। यहाँ पे साफ़ सुथरे खाने, तेल और घी वगैरह जो है वो तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। बर्तन भी साफ़ सुथरे बर्तन रखे गए हैं। तमाम चीज़ें जो है वो मयारी यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जो कि इन बच्चों के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। ये सूरत हाल थी अल मुस्तफ़ा के बनाए गए हमारे घर की। अब चलते हैं कुछ और शोबाजात में, बच्चों से भी गुफ्तगू करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी यहाँ पर कैसे गुजारते हैं। नाज़रीन, इस वक्त नमाज का टाइम हुआ है, तो नमाज के वक्त जो है वो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी जो है वो कराई जाती है इस इदारे में। नमाज के टाइम के वक्त तमाम क्लासेस से जो है वो बच्चे निकले हैं, उन्होंने वज़ू बनाया है। वज़ू बनाने के बाद जो है वो यहाँ पर बाजमात जो है वो 5 टाइम की नमाज अदा की जाती है। नमाज अदा होने के बाद जो है शाम के औकात में जो है वो बच्चों को लॉन और प्ले एरिया में भेजा जाता है, जहाँ पे वो अपना शाम का वक्त जो है वो खेल कूद में गुजारते हैं। और उसके बाद मगरिब की अजान से कबल जो है वो बच्चे वापस नमाज के लिए आते हैं और फौरी तौर पे खाने का इंतज़ाम शुरू हो जाता है। नाज़रीन, ये कमसिन बच्चों की इस वक्त क्लासरूम में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे छोटे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है वो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइए आपका क्या नाम है? एहसान। और आपका नाम क्या है? हसनैन। हसनैन नाम है। अच्छा एहसान, मुझे आप ये बताइए कि आप कितने साल के हैं? 7। आप 7 साल के हैं। और आपको क्या करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है? फुटबॉल। फुटबॉल पसंद है। चले, मैं आपके लिए फुटबॉल ला के दूंगा। ठीक है। अच्छा, और हसनैन को क्या पसंद है? हसनैन को फुटबॉल पसंद है, बैट बॉल पसंद है, क्रिकेट पसंद है, हॉकी पसंद है, क्या पसंद है? खिलौने। क्या पसंद है? खिलौने। खिलौने, टॉयज पसंद है हसन को। चलो, हसन के लिए मैं टॉयज लेकर आऊँगा। अच्छा, मुझे बताओ कि कौन सा फ्रूट जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद है? फल कौन सा पसंद है? अमरूद। अमरूद पसंद है। और हसन को? अमरूद। आपको भी अमरूद पसंद है। अच्छा, मुझे बताओ कि आप कौन सी क्लास में हो? KG1। KG1 में। और हसनैन? नर्सरी।
نرسری میں حسنین. اچھا حسنین, یہاں پہ جو ہے جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں یہاں پر گھر پہ؟ نماز پڑھتے, اور کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھ کے اس کے بعد ہم ناشتہ کرتے ہیں, اس کے بعد اس والے اپنے کلاسوں میں چلے جاتے ہیں, اس کے بعد ہم اسکول کی تیاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسکول کی تیاری کے بعد؟ اسکول کی تیاری کے بعد ہم اسکول چلے جاتے ہیں, اسکول سے آ کر ہم کھیل کود کے اس کے بعد بیٹھتے ہیں, اس کے بعد نماز پڑھ کے اس کے بعد عصر کا نماز پڑھ کے اس کے بعد کھیلنے جاتے ہیں. اور کھیلنے کے بعد پھر آگے کیا کرتے ہیں؟ کھیل کے بعد کھانا کھا کے اس کے بعد کلاس میں جاتے ہیں, مدرسہ پڑھ کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ مجھے بتائیے آپ کا سب سے پکا دوست کون ہے؟ علیان, علیان پکا دوست ہے. تو علیان کہاں ہے؟ وہ نماز پڑھ رہا ہے. اچھا, علیان نماز پڑھ رہا ہے. اور حسنین کا سب سے پکا دوست کون ہے؟ حارث, آرین دوست ہے سب سے پکا. حارث سب سے پکا دوست ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور حارث جو ہے وہ آپ کی کلاس میں یا دوسری کلاس میں ہے؟ حسنین کو کم بولنا پسند ہے مجھے لگ رہا ہے شاید. اچھا, حسنین کے ساتھ جو ہے جب آپ شام میں جا کے کھیلتے ہیں پلے گراؤنڈ میں تو کیا کھیلتے ہیں؟ فٹ بال. فٹ بال کھیلتے ہیں. اور صرف فٹ بال کھیلتے رہتے ہیں یا کچھ اور بھی کھیلتے ہیں؟ کچھ اور بھی کھیلتے ہیں, جھولا جھولتے ہیں اور بیٹ کھیلتے ہیں اور کچھ کھیلتے ہیں. سب کھیلتے ہیں. اچھا, مزہ آتا ہے یہاں پر بہت؟ جی. اچھا, کھانے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ دال. دال پسند ہے. اور حسنین کو کیا پسند ہے؟ دال. حسنین کو بھی دال پسند ہے. دونوں پکے دوست لگ رہے ہیں مجھے, دونوں کو دال پسند ہے. چکن نہیں پسند؟ پسند ہے. اچھا, اور کیا کیا کرتے ہیں یہاں پر ہم؟ روٹی کھاتے. صحیح ہے. اچھا, اور کھیلنے کودنے کے علاوہ, پڑھنے لکھنے کے علاوہ اور کیا کیا کرتے ہیں ہم؟ ہم چیزیں کھاتے ہیں, سوتے بھی ہیں, کمرے میں بھی جاتے ہیں, صبح اٹھ کے بھی کھیلتے ہیں, صبح اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, تو جب ناشتہ لگ جاتا ہے ہم بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے کہ بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ انجینئر. انجینئر بننا ہے. ماشاءاللہ, اللہ جو ہے آپ کو کامیاب کرے, آپ انجینئر بنیں اور پاکستان کا نام روشن کریں. کس چیز کا انجینئر بننا ہے؟ جہاز. ایرونوٹیکل انجینئر بننا ہے. تو پھر جہاز کا انجینئر بننے کے بعد جو ہے پھر کیا ہوگا آگے جا کے؟ جہاز صحیح کریں گے, جہاز کا انجن نکال کے رکھیں گے, جب ان لوگ جنگ کر کے آئیں گے جہاز کا انجن نکال کے رکھ دیں گے, جب جنگ کرنے جائیں گے انجن لگا کر بھیج دیں گے. ناظرین, یہ ماشاءاللہ سے کم سن بچہ, 8 سال اس کی ایج ہے, لیکن اس کم عمر میں بھی جو جذبہ آپ نے دیکھا, جو جانا, جو سنا کہ انجینئر بننا ہے, قوم کا, ملک کا نام روشن کرنا ہے, اور دشمن کے جو طیارے آئیں گے ان کو مار گرانا ہے, ان کے انجن نکالنا ہے, اور اپنے ملک کا نام جو ہے وہ ہر صورت روشن کرنا ہے. یہ کچھ اور بھی بچوں سے بات کر لیتے ہیں. ناظرین, مائی ہوم کے کچھ بچوں کا اس وقت جو وقت چل رہا ہے وہ ٹیوشن کا چل رہا ہے. آئیے ان بچوں سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کس طرح سے جو ہے وہ یہاں پر اپنی لائف جو ہے وہ گزارتے ہیں. بیٹا, میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, مجھے بتائیے گا آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ میں 9 کلاس میں پڑھتا ہوں. 9 کلاس میں پڑھتے ہیں آپ. تو کیسا چل رہا ہے سلسلہ تعلیم کا؟ ماشاءاللہ زبردست چل رہا ہے. یہاں پہ ہمارے سر ہمیں پڑھاتے ہیں روزانہ ٹیوشن. اچھا, اور صبح سے لے کے شام تک کیا روٹین رہتا ہے؟ ہم صبح فجر میں اٹھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد حفظ والے جو بچے ہوتے ہیں وہ سبق تھوڑی دیر یاد کرتے ہیں. اس کے بعد کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں. اس کی 10:30 بجے ان کی چھٹی ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ اسکول آ جاتے ہیں. ہم تو صبح 8 بجے اسکول جاتے ہیں, ہماری ٹائمنگ ہے. اس کے بعد 1:30 بجے چھٹی ہوتی ہے. اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں, پھر کھانا کھاتے ہیں. اس کے بعد جو ٹیوشن والے بچے ہوتے ہیں وہ ٹیوشن آ جاتے ہیں, اور جو بچے حفظ کی کلاس پڑھتے ہیں, ناظرہ پڑھتے ہیں, وہ کلاس میں چلے جاتے ہیں مدرسے میں. ٹھیک ہے. اچھا, ماشاءاللہ 9 کلاس میں آپ آ گئے ہیں, تو آگے کیا اسکوپ ہے, کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ انٹر کے بعد نیوی میں جانے کا ارادہ ہے میرا. نیوی میں پاکستان نیوی کو جوائن کرنے کا ارادہ ہے؟ بالکل. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا, کچھ ٹیچرز بھی ہم موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. اچھا, مجھے بتائیے گا کیسا سلسلہ چل رہا ہے, رسپانس بچوں کا کیسا مل رہا ہے؟
माशाल्लाह से रिस्पांस बच्चों का सही मिल रहा है. मैं मॉर्निंग में भी इनको मैं ही पढ़ाता हूँ. बायो फिजिक्स केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट्स ले रहा हूँ वो मैं खुद पढ़ाता हूँ. तो जो टॉपिक्स मैं मॉर्निंग में पढ़ाता हूँ वही टॉपिक्स यानी कि यहाँ पे फिर से रिवाइज़ करते हैं ताकि इनकी अंडरस्टैंडिंग सही से हो. और इस टाइम पे लर्निंग भी करवाता हूँ मैं इनको. जो टॉपिक्स मॉर्निंग में पढ़ाता हूँ इन पे फोकस करता हूँ, लर्निंग भी साथ साथ हो, यानी कि एक सीक्वेंस के साथ चले. मॉर्निंग में जो हम लेक्चर देते हैं वहीं इस टाइम पे भी उसी लेक्चर के ऊपर फोकस करके उसी की लर्निंग करें. और अगले दिन मैं जब टेस्ट लेता हूँ क्लास में तो ये तकरीबन अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हैं. ठीक है. अच्छा, हमारे माशरे में एक कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चे को पढ़ाया जाए जितनी ज़्यादा फीस होगी बच्चा वहाँ से उतनी ज़्यादा अच्छी तालीम हासिल करेगा. एक सरकारी स्कूल का निज़ाम है. यहाँ पर आप सिलसिला लेके चल रहे हैं. कोविड के टाइम में स्कूल ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला था लेकिन यहाँ बाकायदा क्लासेस का सिलसिला जारी था. तो इस तमाम सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि पढ़ाने वाला और समझने वाले का अगर जो मयार है वो एक तरह से जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी हो तो बच्चे का रिस्पांस आता है, या ये प्राइवेट सिस्टम और सरकारी सिस्टम में फ़र्क है कोई? नहीं, प्राइवेट सिस्टम और सरकारी सिस्टम में फ़र्क ये है कि असल देखें गवर्नमेंट में जो अप्लाई करते हैं वो आजकल NTS और यानी टेस्ट के ज़रिए अप्लाई करते हैं. जो काबिल टीचर्स होते हैं वो उन टेस्ट को पास करके वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं. तो जो ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं. और गवर्नमेंट में अप्लाई यानी कि अप्लाई करने के बाद फिर उनका जो प्रोसीजर है तो वो नॉर्मल हो जाता है. क्योंकि हमारे गवर्नमेंट में देखें अक्सर जो हमारे बड़े इदारे हैं वो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है. यानी कि फिर भी अंदर से देखो तो वहाँ पर जो एजुकेशन का सिस्टम है वो काफ़ी गिरा हुआ होता है. क्योंकि जो अमीर जो लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है उनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में. तो उनका फोकस भी यही होता है कि यानी कि वहीं जो प्राइवेट स्कूल हैं वो तकरीबन उनके अंदर पढ़ाई अच्छी हो. तो गवर्नमेंट की तरफ जो हमारे बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं तो उनका फोकस भी कम होता है, जिसकी वजह से जो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो टीचर्स होते हैं उनके ऊपर तकरीबन उनकी जो पढ़ाने का जो अंदाज़ है और पढ़ाने का जो वर्किंग है वो काफ़ी वो नीचे बैठ जाते हैं. बाकी प्राइवेट स्कूलों में देखें एक तरह से तो ये एक इंडस्ट्री भी होती है. जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो इसलिए ओपन करते हैं कि वो तो जो ऑनर है उसके लिए ज़्यादातर जो फोकस होता है वो उसका ये होता है कि वो उसके लिए इंडस्ट्री होती है. और साथ साथ ये मोटो भी आता है कि हमने बच्चों को एजुकेशन भी देना है. तो वो उसके ऊपर फोकस करता है, जितना मैं इनपुट दूंगा इतना मुझे आउटपुट आएगा. तो वो उसके ऊपर फोकस करता है, बच्चों के एग्ज़ाम्स के ऊपर, बच्चों के मार्क्स के ऊपर और बच्चों के डिसिप्लिन के ऊपर तो ज़्यादा फोकस करता है. इस वजह से ये प्राइवेट जो स्कूल हैं वो तकरीबन 1 स्टेप फॉरवर्ड होंगे. अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आप जो होमवर्क दे के जाते हैं तो वो उसमें कैसा रिस्पांस मिलता है इन बच्चों से? हाँ, जो होमवर्क देता हूँ वो देखें वो मॉर्निंग में जो मैं होमवर्क देता हूँ वो तो मैं खुद इस टाइम पे आके मैं खुद खड़ा होता हूँ और मैं खुद ही करवाता हूँ कि किस तरीके से करवाना, कैसे गाइड करना, कौन सी चीज़ किस तरीके से लर्निंग करनी है, कहाँ तक लर्निंग करनी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो शॉर्ट सिलेबस है इस मतलब जो कोरोना पेंडेमिक की वजह से रिड्यूस किया गया सिलेबस, तो जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी लर्निंग मैं खुद करवाता हूँ. तो अगले दिन जो क्लास में जो बच्चे होते हैं उनके सामने इनसे यानी कि जब पूछने का टाइम होता है तो उस टाइम पे ये तकरीबन उन बच्चों से 1 स्टेप फॉरवर्ड होते हैं कि उनकी लर्निंग बेहतर होती है, क्योंकि मैं खुद खड़ा होकर इनकी लर्निंग करवाता हूँ इस टाइम पे. ठीक है, बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, प्ले एरिया हम आ चुके हैं. यहाँ पे बच्चे जो है वो मुख्तलिफ खेलों में जो है वो मसरूफ़ हैं. अपने पसंदीदा खेलों के साथ जो है वो इस वक्त शाम का वक्त जो है वो बच्चे अपने खेलों के साथ जो है अपने दोस्तों के साथ जो है वो गुजारेंगे. मगरिब की अजान से पहले जो है ये सिलसिला अख्ताम पजीर होगा और फिर सब बाजमात नमाज के लिए रवाना हो जाएंगे. यहाँ पे कोई लूडो खेलता हुआ नज़र आ रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई हॉकी खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, तो कुछ जो है वो झूलों से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं. हर तरह के बच्चे जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने अपने पसंदीदा खेलों से जो है वो मज़े उठा रहे हैं. यहीं से बच्चे जो है वो अगर उनका मुस्तकबिल रोशन किया जाए, उन पर तवज्जो दी जाए तो कौमी क्रिकेट टीम में भी जा सकते हैं, जहाज़ भी उड़ा सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं. सिर्फ बात है तवज्जो देने की. हुकूमत और माशरा अगर इन बच्चों पे तवज्जो दे तो ये मुल्क और कौम का नाम ज़रूर रोशन करेंगे. नाज़रीन, खेल का मैदान, क्लासरूम्स और दिन कैसे गुजारा जा रहा है, आज के प्रोग्राम में आपको हमने तमाम तफसीलात से आगाह किया. अब चलते हैं इस इदारे के मुंतज़मीन की जानिब और उनसे बात करते हैं कि तरीक़ेकार क्या है. यहाँ जो बच्चे आए हुए हैं उनके वालिदैन कहाँ हैं, उनके अजीज़ व क़ारिब रिश्तेदार किधर हैं और क्या तरीक़ेकार है. बच्चे आया कि वापस जाते भी हैं या उनको कोई पूछने वाला भी नहीं, लाके एक दफ़ा जब छोड़ दिया जाता है तो पलट के जो है उस बच्चे की जानिब तवज्जो भी नहीं डाली जाती. आइए चलते हैं और मौक़िफ़ जानते हैं. बहुत अच्छी बात आपने पूछी माशाल्लाह. आप तकरीबन लगभग 2-2.5 घंटों से यहाँ हैं.
आपने किसी एक बच्चे को सैड देखा, किसी एक बच्चे के ऊपर के चेहरे पर तफक्कुरात देखे? असल में हमने यहाँ जो एनवायरनमेंट रखा हुआ है ये घर का ही एनवायरनमेंट है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ। यहाँ एक बच्चा है, एहसान नाम है उसका, छोटा सा, तो तकरीबन सबसे छोटा है। उसकी वालदा से कुछ छोटी मोटी बात हुई तो वालदा जज्बात में आके कहने लगी मैं लेके जा रही हूँ बच्चे को। तो मैंने उनसे कहा कि आपका बच्चा है, हमने तो इसको तालीम के लिए रखा हुआ है, अगर आप ले जाना चाहें ले जा सकती हैं तो ले जाएं। मैं ये बात करके उठ के बाहर निकल गया। तो वालदा ने अपने बच्चे को कहा कि चलें, तो बच्चे ने कहा कि जब तक मुझे सर नहीं गाएगा मैं बाहर नहीं निकलता हूँ। मैं 10-15 मिनट के बाद वापस आया तो यही बैठे हुए। बोला क्या हुआ? बोला आपने इसको क्या किया? मैंने कहा तेरा बेटा है भाई, मेरा कोई दावा नहीं है, मैंने सिर्फ तालीम तरबियत के लिए रखा हुआ है, अगर ले जाना है तो ले जाओ। बोला नहीं ये तो नहीं जा रहा है। तो मैंने कहा अब आप अंदाज़ा लगाओ कि बेटा तुम्हारा है और हमसे, मेरे इदारे से कितना मानूस है ये। मेरा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तादीस नेमत के तौर पर ये बात करूँ, मेरा इदारा वालिद का नेमुल बदल नहीं हो सकता, लेकिन मेरा इदारा इन बच्चों के साथ जो करता है, अगर इनके वालिदैन साहिब इस्तिताद भी होते हैं ना, वो भी इतना कुछ इनके साथ ना कर सकते जितना मेरा इदारा इनके लिए कर रहा है। और ये जितने ये बच्चे मेरे इदारे को महबूब रखते हैं, ये अपने साबका पेरेंट्स के साथ इतनी इनकी वालियाना वाबस्तगी नहीं है जितनी मेरे इदारे के साथ है। तो ये सबूत है मेरा इदारा इन बच्चों को किस तरीके से लेके चल रहा है और मेरा इदारा इन बच्चों के लिए क्या कुछ कर रहा है। इन बच्चों ने अगर हमें नहीं छोड़ा तो मेरा इदारा इंशाअल्लाह इनको ज़िंदगी के किसी मोड़ पर छोड़ेगा नहीं। ये हायर एजुकेशन भी अगर करना चाहेंगे तो मेरे इदारे में इतनी सलाहियत है कि इनको इंशाअल्लाह हायर एजुकेशन तक लेके जाएगा। नाज़रीन, अब चलते हैं ओल्ड एज होम की जानिब। मेरा घर में जो ओल्ड एज होम है वहाँ पे क्या सूरत हाल है, आइए इस पे भी नज़र डाल लेते हैं। इस वक्त मैं ओल्ड एज होम में खुर्शीद साहब के साथ मौजूद हूँ। इनसे कुछ बात करते हैं, कुछ इनकी ज़िंदगी के बारे में शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा खुर्शीद साहब, आप कब से यहाँ पर हैं और कैसे रह रहे हैं? 2000 उसमें आया था मैं 2017 में। आपके बच्चे वगैरह कहाँ हैं? सब लड़की हैं, चारों की शादी हो गई है। लड़का बेकार है, वो बिल्कुल नशे की हालत में पड़ गया, और लड़कियाँ अपने अपने घर की हैं, चारों लड़कियाँ। ठीक है, आपने ज़िंदगी भर कहाँ नौकरी की, कैसे परवरिश की? प्राइवेट काम किया, पॉलिश का, फर्नीचर पॉलिश का वो काम किया। उसके बाद मेरे फालिज हो गया, तो पेशाब की बीमारी हो गई, घर वक्त फिर वो बड़ी लड़की ने मुझे यहाँ डाल दिया। अब आपने अपने बच्चों की परवरिश की तो तरह तरह के जो है वो सिलसिले आपके ऊपर से भी गुजरे होंगे, लेकिन आपने अपने बच्चों को तो कहीं नहीं छोड़ा होगा। तो कभी बेटी से आपने ये पूछा कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों छोड़ के जा रही हो? उनको कहने लगी, लड़की को कहने लगी मेरे पास रिहाइश नहीं है, इतनी मतलब गुंजाइश नहीं है, जो वो इधर आ गए। मतलब बस घर छोटा है, किराए का मकान है, कहाँ रखेंगे, तो इसलिए घर है। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। अब चलते हैं इकरा होम्स की जानिब। इकरा होम्स में कितने बच्चे हैं जिनकी किफ़ालत का जिम्मा उठा रखा है, और उन बच्चों को मंजिलों पर पहुँचाने के लिए क्या इक़दामात किए जा चुके हैं और क्या मुस्तकबिल में उनके लिए सोचा गया है, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इकरा स्वीट होम जो है ये 1998 में मैंने स्टार्ट किया था 4 बच्चों से। फिर उसके बाद एक बैच आया मेरे पास 25 बच्चों का। अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे और बच्चियां मिला के 100 हो गए मेरे पास। और ये इनका किफ़ालत, इनका खाना पीना, इनका स्कूलिंग, ये सारी की सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बच्चे बिल्कुल ऐसे हैं जैसे मेरे अपने बच्चे। ये इनको तो मैं नन्हे फरिश्ते कहता हूँ। ये नन्हे फरिश्ते जो हैं, ये आई एम लकी कि मेरे पास हैं इतने सारे। हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ है। कोई आर्ट्स में अच्छा है, तो कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई मैथ्स में अच्छा है, तो कोई इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा है। हर बच्चा अपनी पसंद के हिसाब से अपना करियर चूज करेगा। अभी मेरे पास जो है वो बहुत सारे बच्चे कैडेट कॉलेज चले गए, और जो 12 साल 13 साल से ऊपर जाते हैं, तो कुछ बच्चे मैट्रिक भी पास कर गए। उनके अपने इंटरेस्ट हैं। 1-2 बच्चे जर्मनी जाने का प्लान कर रहे हैं, जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं। 1-2 बच्चे जो है फौज में जाने का प्लान कर रहे हैं। कुछ जो है वो ब्यूरोक्रेसी में जाने का सोच रहे हैं, कुछ जो है वो बिजनेस में जाने का सोच रहे हैं। तो लेट्स सी, अल्लाह ताला कामयाब करें इन लोगों को। बच्चे बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। ऑल दे नीड इज लव। थोड़ा सा लव इनको
पता चल जाता है कि यहाँ पे है तो वो उससे 10 गुना ज़्यादा प्यार वापस देते हैं. So and plus when they're together, all of them, because ज़्यादातर के single parent है या parent नहीं है, तो when they're together तो उनको एहसास महरूमी होती नहीं है. हाँ, जाहिर सी बात है, अगर आप एक माहौल के अंदर हैं जहाँ सबके पास हर सहूलत मुहैया है और आप अकेले ऐसे हैं जिसके पास कोई सहूलत ना हो, तो फिर एहसास महरूमी आती है. मेरे ख्याल में इन बच्चों में एहसास महरूमी की बजाय एक जज्बा है, वो जज्बा कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, कुछ आगे बढ़ने का, और इस दुनिया की रेस में भी और दीन में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने का है. सो इधर एहसास महरूमी की कोई गुंजाइश नहीं है. आप देखिए, मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ा जुल्म है इन बच्चों के साथ. ऑलरेडी ये बेसहारा हैं, ना इनके कोई ऐसा है जो जाके इनकी डॉक्यूमेंटेशन कर सके, ना इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है. मेरे अपने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बेफॉर्म नहीं है, जिनके पास इनको पता ही नहीं है. 2 साल की उम्र में यहाँ पर आ गए, उनसे मैं क्या पूछूं भाई तुम्हारा बेफॉर्म कहाँ पर है? अच्छा, तुम्हारे दादा या दादा के दादा जो है किसी की कोई ज़मीन दिखाओ मुझे यहाँ पर 70 की कोई ज़मीन, उनको पता ही नहीं है बेचारों को. सो ये बहुत बड़ा जुल्म है इन बच्चों के साथ कि इनसे हमारा बोर्ड ऑफिस ये कहता है कि जी अब आप अपना बेफॉर्म लेकर आओ, अपना आईडी. उनका ताल्लुक क्या है बेफॉर्म से? ये काम नादरा का है, नादरा को करने दें. ये काम एक ठीक है बाद में भी किया जा सकता है, कम से कम पढ़ने तो दिया जाए ना. एक बच्चा अगर पाकिस्तान के अंदर तालीम हासिल कर रहा है जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसमें इस तरह के रोड़े अटकाना जो है इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं है. और या तो ये अपनी करप्शन की वजह से करें, या ये बेहिस सियासतदान हैं जिनको परवाह नहीं है गरीब आवाम की, कमज़ोर लोगों की. इसी वजह से ऐसे कानून बनाएं ताकि इनको और तंग किया जाए, इनसे पैसे लूटे जाए. और कोई रीज़न समझ में नहीं आता कि इनसे कहें कि जी आप 9th का इम्तहान नहीं दे सकते जब तक आपके पास बेफॉर्म ना हो या आपके माँ बाप का आईडी ना हो. भाई तालीम के लिए रुकावट जो है ये दुनिया में कहीं पे भी नहीं होती. ये इस तरह होना नहीं चाहिए. मतलब मैं तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात कराऊंगा, वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स जो जाते हैं वो भी वहाँ पे उनको रोक नहीं सकता कोई स्कूल में एडमिशन कराने से, और फीस नहीं मांग सकता उनसे कोई अगर उनके पास पैसे नहीं है तो, जबकि वो इलीगल, वो उस मुल्क के शहरी नहीं है, लेकिन वो उस बच्चे का राइट है इस दुनिया का सिटीजन होने की वजह से कि वो तालीम का एक दिन भी ज़ाया ना करे. सो हम लोग तो ये जो जुल्म कर रहे हैं इस पे ज़रूर अल्लाह का अजाब जो है वो हमें आता है और मुख्तलिफ सूरतों में हमें पता चलता रहता है. सो वी हैव टू डू समथिंग. और सबसे पहले तो मैं कहूँगा ये बेहद सियासतदानों से जान छुड़ाएं ताकि तमाम मसले ठीक हो. दर्द रखने वाले आदमी होंगे तो मसाइल हल होंगे. मिस्कीन और बेसहारा बच्चों के लिए डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जानिब से भी एक इदारा कायम किया जा चुका है. 2005 में उस इदारे की बुनियाद रखी गई और देखते ही देखते पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों में आगोश के नाम से ऑर्फन होम्स कायम होना शुरू हो गए. हर सेंटर्स में मुख्तलिफ तादाद के बच्चे मौजूद हैं जहाँ पर उनको रोज़ाना की बुनियाद में तमाम तर सहूलियात फराहम की जाती हैं. इसी तरीके से कराची में जो आगोश का सेंटर कायम है, शाह लतीफ़ के इलाके में हम वहाँ पहुँचे हैं. इस सेंटर में क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं और बच्चे अपनी ज़िंदगी कैसे गुजर करते हैं और बच्चे अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजारते हैं, कौन कौन सी सहूलियात जो हैं वो इदारे की जानिब से इनको फराहम की जा रही है. आइए सेंटर का रुख करते हैं, सेंटर में क्या सहूलियात हैं वो सहूलियात देखते हैं और अवाम इंतज़ामिया से कैसे रब्ता कर सकती है ये भी जान लेते हैं. आइए चलते हैं. नाज़रीन, इस वक्त हम सेंटर में मौजूद हैं. सेंटर में जो इंतज़ामी उमूर देख रहे हैं उनसे भी बात करते हैं कि क्या तफसीलात हैं, कौन कौन सी क्लासेस में बच्चों को जो है वो तालीम और तरबियत फ़राहम की जा रही है, ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं. यहाँ पे बच्चे हमारे साथ जो है एडमिनिस्ट्रेटर तैयब साहब भी मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अच्छा तैयब साहब, मुझे बताइएगा किस उम्र से लेके किस उम्र तक के बच्चे जो है वो आगोश में मौजूद हैं? सर, हमारे पास इस टाइम जो 7 से और तकरीबन 14 साल तक के बच्चे मौजूद हैं और इनकी डिफरेंट क्लासेस हैं जिनमें ये इस टाइम पढ़ रहे हैं. मुख्तलिफ स्कूल्स, 2 स्कूल्स हैं जिनमें हमारे ये बच्चे जा रहे हैं. ठीक है. अच्छा, क्या रूटीन होता है यहाँ पर बच्चों का? देखिए, सुबह फजर की नमाज से इनका आगाज़ करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज है और दीगर उमूर की तरह जिस तरह घर में एक बच्चा मामलात करता है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के बाद नाश्ता है, नाश्ते के साथ स्कूल की प्रिपरेशन है, फिर ये स्कूल जाएंगे, स्कूल से आने के बाद फिर उसी तरह एक अपना चेंज करेंगे, चेंज करके खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद कुछ देर रेस्ट है, रेस्ट के बाद फिर इनकी ट्यूशन है. ठीक है. अच्छा, सेंटर का आप हमें दौरा कराएंगे अगर हम देखना चाहें तो? जी सर, बिल्कुल आ जाएं.
ناظرین آئیے چلتے ہیں کلاس رومز میں اور یہاں پہ بچوں سے بات کرتے ہیں. وہ بچے کیا شوق رکھتے ہیں. قائد انقلاب ہاؤس ہے اس وقت میرے سامنے. یہاں پر جو کلاس رومز ہیں وہ مختلف ناموں سے جو ہے وہ منسوب ہیں. تو قائد انقلاب ہاؤس میں چلتے ہیں. یہاں کچھ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ کہاں سے ان کا تعلق ہے اور کب سے یہاں پہ رہ رہے ہیں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. اچھا بیٹا, آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ سندھ کے علاقے جیکما آباد سے. اچھا آپ جیکما آباد سے ہیں, اور یہاں پر کب سے ہیں آغوش میں؟ یہاں مجھے رہتے ہوئے سال ہو چکا ہے. 1 سال ہو گیا. تو کیسے زندگی یہاں پہ گزار رہے ہیں, مزہ آ رہا ہے؟ بہت مزہ آ رہا ہے. بیٹا بہت شکریہ. ناظرین ایک اور بچہ ہمارے ساتھ موجود ہے. بیٹا آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا بلوچستان کے شہر سوئی سے. اچھا آپ سوئی سے ہیں, اور یہاں پر کراچی میں کب سے ہیں آغوش میں؟ میں تقریباً 15 منتھ سے ہوں. 15 ماہ سے جو ہے وہ آپ یہاں پر ہیں. تو اس وقت کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں, کون سی کلاس میں آپ ہیں؟ میں 8 کلاس کا بچہ ہوں اور یہ سنڈریلا کی کہانی میں پڑھتا ہوں. سنڈریلا کی کہانی پڑھ رہے ہیں. اچھا کچھ خواب ہوتے ہیں ہر بچے کے کہ میں بڑا ہو کے جو ہے وہ پائلٹ بنوں گا, انجینئر بنوں گا. آپ کا کیا شوق ہے, آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں. پائلٹ بننا چاہتے ہیں. تو بچپن سے جو ہے وہ کہانیاں جو ہے وہ پڑھنے کی دلچسپی ہے؟ جی سر. میں یہاں پہ تقریباً 3 سال سے ہوں, اور ہم رات کو 10 بجے سونے کے بعد صبح 6 بجے اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اور پھر قرآن پاک پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم ناشتہ کرتے ہیں. یونیفارم چینج کرنے کے بعد ہم اسکول جاتے ہیں. اسکول سے آ کے ہم ظہر کی نماز ادا کر کے کھانا کھاتے ہیں. پھر ہم 2-2.5 گھنٹے سو جاتے ہیں. سونے کے بعد ہم عصر کی جماعت ادا کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا کھیل کا ٹائم ہوتا ہے, ہم کھیلتے ہیں. پھر جب مغرب ہو جاتی ہے مغرب کی جماعت ادا کرتے ہیں. اس کے بعد ہم قاری صاحب کا قرآن پاک کا وقت ہوتا ہے, ہم پھر ادھر قرآن پاک پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم عشاء کی جماعت ادا کرتے ہیں, اور پھر پڑھائی کرتے ہیں. املا, ڈکٹیشن وغیرہ, رائٹنگ وغیرہ جو اسکول سے کام ملا ہوتا ہے وہ کرنے کے بعد ہم سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ناظرین یہاں پہ بچوں کا روٹین ایسا ہے کہ صبح فجر کے ساتھ ہی جو ہے وہ آغاز ہو جاتا ہے دن کا. فجر کی نماز, اسکول, تعلیم, تربیت, اور اس طریقے سے سارا دن جو ہے وہ یہاں پہ گزرتا ہے. آغوش کے جو منتظمین ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں, کیا ڈیٹیلز ہیں, کیا تفصیلات ہیں, یہ بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آج نیوز کی ٹیم کو آغوش کراچی کے کمپلیکس میں تشریف لانے پر ویلکم کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس نوبل کاز کے لیے ہم کام کر رہے ہیں آج نیوز کی ٹیم نے اس کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. آغوش بیسیکلی اورفن کیئر ہوم ہے. اس میں ہم ان طلبہ کو بچوں کو داخلہ دیتے ہیں جن کے والد اس دنیا میں نہیں رہے اور ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو 7 سال سے 10 سال تک کے ان بچوں کو ہم داخلہ دیتے ہیں کہ جن کے والد دنیا میں نہیں ہیں. ان کی ہم کفالت, تعلیم, تربیت, ایجوکیشن, کھانا پینا, رہائش, ٹوٹل ان کا 24 آورس کا سسٹم ہمارے پاس ہی ہوتا ہے, اور ان کی ہم اس وقت تک کفالت کرتے ہیں جب تک یہ جاب سیٹل نہیں ہو جاتے. میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ سن 2005 میں جب کشمیر میں بہت بڑا ارتھ کوئک ہوا تھا تو ہزاروں کی تعداد میں خاندان تباہ ہو گئے, بچے یتیم ہو گئے. تو اس وقت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے لاہور میں آغاز کیا آغوش اورفن کیئر کا. وہاں الحمدللہ تقریباً 400+ اسٹوڈنٹس جو ہے نا زیر تعلیم ہے, اور 2005 کے اور 2006 میں جو طلبہ بچے ہمارے پاس آغوش اورفن کیئر میں آئے تھے, آج الحمدللہ ان میں سے کئی اسٹوڈنٹس آرمی کے اندر کمیشن لے چکے ہیں. کئی طلبہ جو ہے جامعہ ازہر کے اندر ہائر ایجوکیشن کے لیے جا چکے ہیں. بہت سارے طلبہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق جاب کے اندر پریکٹیکل لائف میں آ کر پاکستان کی خدمت میں مشغول ہیں. جی تو ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو دکھایا وہ مائیں جو اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتی, وہ ان اداروں کے ساتھ رجوع کر سکتی ہیں جہاں پر مکمل طور پر ان کے بچوں کی ذمہ داری اٹھائی جائے گی. یہ ادارے مبارکباد کے مستحق ہیں. بے سہاراؤں کو, مائیں ہوں, بہنیں ہوں, بچیاں ہوں, چاہے بزرگ حضرات ہوں, ان تمام کو سہارا دینے کا اہتمام کیا اور ضرورت زندگی کی تمام تر سہولیات مہیا کی. آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو چند اداروں کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا, جہاں ہم نے چھوٹے کم سن بچوں سے لے کر اولڈ ایج ہوم میں موجود افراد سے بھی گفتگو سنائی. یہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے رکھی, اور پچھلے پروگراموں میں جو تفصیلات آپ کو بتائیں جہاں پر بچے گداگری کر رہے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں اور اسٹریٹ کرائم کی مختلف وارداتوں میں بڑے ہو کے پھر ملوث ہو جاتے ہیں, اس سے بہتر یہی ہے کہ ان اداروں کی جانب رخ کیا جائے, یہاں پر ایڈمیشن کرایا جائے اور انہی اداروں کا
قوم کا فرض بنتا ہے کہ سہارا بنا جائے جو ان بیواؤں بے سہاراؤں یتیموں کا سہارا بنے معاشرے میں موجود ہے۔ احسن عباسی، آج پاکستان کی آواز۔ یتیم اور لاوارث بچوں کی کفالت، محفوظ چھت اور اعلیٰ تعلیم و تربیت کے ذریعے ان کے مستقبل کو محفوظ بنانا یقیناً یہ ایک بہت بڑا فلاحی کام ہے جو بارگاہ خداوندی میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ عوام الناس پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے خیر کی قوتوں کے ساتھ باہم مل کر کام کریں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔